हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक बेहतरीन इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन को आप एविल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको केवल इसके यूज और डोज के बारे में ही जानना है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी जाननी है, जैसे ये फेंड्रामाइन मैलेट क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, साथ ही हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, साथ ही इसके यूज किस किस कंडीशन में होते हैं, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है, कौन कौन से कंडीशन में ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना होता है, साथ ही इसका इंटरैक्शंस क्या होता है, कौन कौन सी दवाओं के साथ ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन इंटरैक्ट कर सकती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे आखिर इस इंजेक्शन का डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करना मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फेंड्रामाइन मैलेट ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवा है, जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है। ये हमारी बॉडी में एलर्जी के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे स्किन पर खुजली हो जाना, स्किन पर चकत्ते हो जाना, साथ ही सामान्य सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना इत्यादि कंडीशन को दूर करने के लिए इस फेंड्रामाइन मैलेट का प्रयोग किया जाता है। जो ये फेंड्रामाइन मैलेट है, ये मार्केट में टैबलेट, सिरप, ड्रॉप और इंजेक्शन के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है, ये मार्केट में दो प्रिपरेशन में आती हैं। एक आती है एम्प्यूल के फॉर्म में और दूसरी आती है वाइल के फॉर्म में। जो एम्प्यूल के फॉर्म में आती हैं वो 2 ml के एम्प्यूल फॉर्म में आती हैं, जिसके अंदर फेंड्रामाइन मैलेट, आप इसे अगर बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट फेंड्रामाइन मैलेट 22.75 mg। यानी इसमें जो 1 ml होगा, 1 ml में 22.75 mg फेंड्रामाइन मैलेट होता है। और जो ये एम्प्यूल है, ये 2 ml का है, तो 2 ml में कितना होगा, 22.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी जो एम्प्यूल होगी उस एम्प्यूल में 45.5 mg फेंड्रामाइन मैलेट दवा होती है। तो मेरे पास ये सनोफी का एविल इंजेक्शन है और ये एम्प्यूल के फॉर्म में। तो अगर आप इसे बैक करके देखेंगे तो इस पे लिखा रहता है ईच ml कंटेंट फेंड्रामाइन मैलेट 22.75 mg। तो यानी प्रत्येक ml में जो फेंड्रामाइन मैलेट है वो 22.75 mg है। और जो ये इंजेक्शन है, ये 2 ml का एम्प्यूल है, इस पे लिखा रहता है 2 ml एम्प्यूल। तो 2 ml का एम्प्यूल है तो 1 ml में कितना होगा, 22.75 mg, और 2 ml में कितना होगा, 45.5 mg। तो ये एम्प्यूल में कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये है इसका एम्प्यूल फॉर्म। अगला जो दूसरा स्ट्रेंथ आता है वो आती है वाइल के फॉर्म में, और वाइल इसमें 10 ml की वाइल के फॉर्म में ये मार्केट में आती है। तो अगर आप इसे भी बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट फेंड्रामाइन मैलेट 22.75 mg। तो यानी जो ये 10 ml की जो वाइल है, इस वाइल में जो प्रत्येक 1 ml होगा तो 1 ml में 22.75 mg फेंड्रामाइन मैलेट होता है। तो ऐसे ही अगर पूरी वाइल की बात करें तो पूरी वाइल में, यानी पूरी वाइल 10 ml की है तो 10 ml यानी 10 into 22.75। तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 227.5 mg। तो यानी पूरी जो वाइल होगी 10 ml की, उसके अंदर फेंड्रामाइन मैलेट कितना होगा, 222.5 mg फेंड्रामाइन मैलेट। तो जो ये फेंड्रामाइन मैलेट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कार्य करने का तरीका और डोज के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानते हैं। उससे पहले जानते हैं जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है, इसका प्रयोग हमारे शरीर में किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो बॉडी में किसी भी कारण से एक्यूट एलर्जी हो गई हो, यानी गंभीर अगर एलर्जी हो गई हो, जिस कारण स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन में काफी तेज खुजली होती है, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए इस फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और ये बेहतरीन इंजेक्शन है। साथ ही इसका प्रयोग ड्रग एलर्जी, किसी भी दवा के कारण एलर्जी हो गई हो, चाहे वो इंजेक्शन हो या दवा हो, उस कारण एलर्जी हो जाती है, जिस कारण पेशेंट पर काफी तेज खुजली होती है और स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फूड एलर्जी,
किसी भी खाने से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस एविल इंजेक्शन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो जो ये एविल इंजेक्शन है इसका प्रयोग हमारे स्किन में किसी भी कारण से एलर्जी हो गई हो, जिस कारण स्किन में काफी तेज खुजली होती है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग यदि किसी कीड़े ने काट लिया हो जिससे उस स्थान पर जलन, सूजन और खुजली हो रही हो तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग सामान्य सर्दी जुकाम, छींक आना, नाक बहना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना और आंखों में सूजन हो जाना, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस एविल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और अन्य इसके यूज है इस एविल इंजेक्शन का, वो है मोशन सिकनेस, यानी अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवलिंग के दौरान जो पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही चक्कर, यदि किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हो तो इस कंडीशन में इस एविल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन का प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है। तो जिस पेशेंट को नींद नहीं आते हैं तो कई बार डॉक्टर इसे नींद लाने जैसी कंडीशन के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ यूज थे इस फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन के। जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, यानी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में अगर एलर्जी हो गई हो या किसी दवा से अचानक एलर्जी हो गई हो तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल इस इंजेक्शन का प्रयोग इन कंडीशन में किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर इसके अलावा कोई अन्य कंडीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ये सामान्य यूज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जान लेते हैं जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। यदि किसी पेशेंट को ये लगाया जाए तो ये क्या क्या साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तब ये साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ड्राई माउथ हो जाना, पेशेंट का मुंह सूखना, साथ ही ब्लड विजन हो जाना, पेशेंट को धुंधला दिखाई देना और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं ये। इसलिए बीपी वाले पेशेंट में ये इंजेक्शन सावधानी पूर्वक दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये साइड इफेक्ट भी ये इंजेक्शन दिखा सकती हैं। साथ ही कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होना, ये साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं। और इसका जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट देखा गया है वो देखा गया है ओवरडोज में। तो ये अगर किसी पेशेंट को इसका ओवरडोज दिया जाए तो ओवरडोज की कंडीशन में पेशेंट को सीजर हो सकते हैं, पेशेंट को दौरे हो सकते हैं। इसीलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग हॉस्पिटल और क्लिनिकल यूज के लिए होता है। आप घर पे या स्वयं इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना होता है। अब जान लेते हैं जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी किन पेशेंट को ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना होता है। तो यदि कोई पेशेंट जो हिस्टामाइन क्लास की जो दवाइयां हैं उनसे अगर एलर्जी को, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। साथ ही अस्थमा, सीओपीडी और खांसी के साथ अगर गाढ़ा म्यूकस आ रहा है यानी बलगम आ रहा है और न्यूमोनिया के केस में भी इस एविल इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी हां, जो एविल इंजेक्शन है इसका प्रयोग अस्थमा, सीओपीडी, खांसी के साथ म्यूकस आना या निमोनिया के केस में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो ये एविल इंजेक्शन है ये म्यूकस को गाढ़ा कर देती है, जिस कारण पेशेंट में म्यूकस का जमा हो जाएगा और अस्थमा का जो अटैक है वो बढ़ सकता है। साथ ही जो ये एविल इंजेक्शन है ये हमारी ब्रोंकाई जो होती हैं उनको नैरो कर देती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कर देती हैं, जिस कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और अस्थमा का अटैक पेशेंट का हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि एविल इंजेक्शन के साथ डेक्सा इंजेक्शन मिलाया जाता है। तो इन दोनों को लगाने के बाद ये अस्थमा के केस में दिया जा सकता है, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन होता है, डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, ये स्वेलिंग को कम करती है। साथ ही जो एविल है ये एलर्जी को कम करती है। तो अगर अस्थमा, सीओपीडी या ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ साथ पेशेंट को एलर्जी भी हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को डेक्सा के साथ ये एविल इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो अस्थमा, सीओपीडी या अगर म्यूकस आ रहा हो या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो तो उस कंडीशन में एविल इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट का बीपी हाई रहता है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो पेशेंट में बीपी बढ़ सकता है।
साथ ही हार्ट पेशेंट, लीवर और किडनी के पेशेंट में भी ये इंजेक्शन बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही लगाया जाता है और इसका प्रयोग 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल नहीं करना होता है। विशेषकर 0 से लेकर 1 महीने के बच्चों में तो इसका प्रयोग करना ही नहीं होता है और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, खुद से इसका यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्लूकोमा, यदि किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की दिक्कत हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट में सूजन हो, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये एक कैटेगरी सी की दवा है, यानी जब ज्यादा ही आवश्यक है तो उस कंडीशन में डॉक्टर अपनी देखरेख में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं या इस टैबलेट को दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसे नहीं देना होता है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन के रखने होते हैं। अब जान लेते हैं जो ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन है इसके इंटरैक्शंस क्या हैं, यानी कौन कौन दवाओं के साथ ये इंजेक्शन इंटरैक्ट कर सकती हैं। इंटरैक्शंस का अर्थ ये हुआ ये दवा के इफेक्ट को या बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं या कोई अनडिजायर इफेक्ट दिखा सकती हैं। स्लीपिंग पिल्स यानी नींद लाने की जो दवाइयां होती हैं जैसे अल्प्राजोलाम, तो इसके साथ ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना होता है, क्योंकि जो ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन है इसका जो मेजर साइड इफेक्ट देखा जाता है वो देखा जाता है पेशेंट को नींद आना और सुस्ताई आना। इसलिए जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को सलाह दी जाती है पेशेंट को हैवी मशीन या ड्राइविंग नहीं करनी होती है जिससे पेशेंट को नींद आती है, तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही अगर ओपियोइड जो पेनकिलर होती हैं जैसे ट्रामाडोल, तो इसके साथ भी ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना होता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट की श्वास संबंधी जो दवाइयां होती हैं थियोफाइलिन या डेरिफाइलिन, तो इसके साथ भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना होता है क्योंकि ये इसके असर को घटा सकती हैं। साथ ही यदि बीपी की दवाइयां चल रही हो तो बीपी की दवाइयां के साथ ये दवा इंटरेक्ट करती हैं, तो बीपी की जो दवाइयां हैं उनके असर को ये दवा कम कर सकती हैं। तो ये कुछ सावधानियां इसके रखनी होती हैं। अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं जो ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन है इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहले जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं। जो ये फेंड्रामाइन मेलेट है ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवा है जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्य करती हैं। तो क्या होता है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जन पहुंच जाता है जैसे धूल मिट्टी या कोई भी फूड अगर पेशेंट खाता है जिससे उसको एलर्जी है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम के अंदर हमारी मास्टर सेल होती हैं। तो जो ये मास्टर सेल है ये मास्टर सेल हिस्टामाइन का स्राव करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही मास्टर सेल से हिस्टामाइन रिलीज होती हैं तो जो ये हिस्टामाइन है ये तब तक कार्य नहीं करती हैं जब तक ये अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होता है, और इसका जो रिसेप्टर है वो है H1 रिसेप्टर। तो यानी जो ये हिस्टामाइन है ये हमारे H1 रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं। जैसे ही ये हिस्टामाइन हमारे H1 रिसेप्टर पर बाइंड होगी तो ये हमारी बॉडी में जो भी एलर्जिक कंडीशन है ये तैयार कर देती हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं तो ये एलर्जिक रिएक्शन इसलिए तैयार करती हैं जिस कारण जो हमारी बॉडी में जो एलर्जन है वो बाहर आ जाए। अगर जुकाम लगा है पेशेंट को, नाक बह रहा है तो उस रास्ते से ये बाहर आ जाए, खांसी हो रही हो तो खांसी के रास्ते से जो ये एलर्जन है ये बाहर आ जाए। तो यानी जो ये हिस्टामाइन है ये एक हमारी बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये हमारी बॉडी में एक फर्स्ट डिफेंस सिस्टम की तरह कार्य करती हैं। जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये हमारी बॉडी उसे पहचानती है और बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए ये मास्टर सेल से हिस्टामाइन का रिलीज होना जरूरी है। तो हिस्टामाइन रिलीज होगा, अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा और हमारी बॉडी में जो एलर्जिक कंडीशन है ये तैयार कर देती है। लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में ही बनने लग जाए, ज्यादा मात्रा में अगर ये बनेगी तो इससे क्या होगा, पेशेंट को ज्यादा एलर्जी होगी, पेशेंट को ज्यादा सर्दी जुकाम, आंखों से पानी आना, नाक बहना। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन क्या करता है, ये इस H1 जो रिसेप्टर है इसको बाइंड कर देता है। जैसे ही H1 रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो जाए तो जो ये हिस्टामाइन है, ये हिस्टामाइन अब अपने रिसेप्टर H1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है। अगर ये इस पे बाइंड नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो ये एलर्जिक कंडीशन है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है।
तो इस प्रकार जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है ये कार्य करती है। समझे थोड़ा, जो हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन हमारी बॉडी में बनता रहता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारी जो स्टमक है, स्टमक के में जो HCl है, HCl के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने में इस हिस्टामाइन का बहुत बड़ा रोल है, तो ये बनना जरूरी है। लेकिन जैसे ही कोई एलर्जन अगर हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो ये हिस्टामाइन ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है, ये मास्ट सेल ज्यादा मात्रा में इसको बनाने लग जाती है, और ज्यादा मात्रा में बनेगी तो ये हमारे H1 रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं और एलर्जिक रिएक्शन तैयार करती हैं। तो फिर उस कंडीशन में हम फेंड्रामाइन मैलेट दवा देते हैं और ये H1 रिसेप्टर को बाइंड कर देता है और हमारे शरीर में एलर्जिक जो कंडीशन है वो कम हो जाती है। तो यहां पे अब आपके माइंड में एक सवाल और आना चाहिए कि हमारे शरीर में जब हिस्टामाइन का लेवल बढ़ा है और इसको हम बाइंड कर रहे हैं और जो ये बाइंड हो रहा है तो इससे एलर्जिक कंडीशन खत्म हो रही है, लेकिन जब एविल इंजेक्शन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो कम होने पर फिर से जो ये हिस्टामाइन है ये हमारे H1 रिसेप्टर पर बाइंड होगा और बाइंड होगा तो फिर से हमें ये एलर्जी तैयार करेगा। तो हमारे शरीर में जो एलर्जिक कंडीशन है ये कैसे दूर होगी? फिर देखिए, इसका आंसर है जो ये हिस्टामाइन है इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा है, ठीक है, और ये अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा, एलर्जिक कंडीशन तैयार करेगा। अब हमने एविल इंजेक्शन दिया, एविल इंजेक्शन देने पर ये बाइंड हो गया और हिस्टामाइन का लेवल तो बड़ा है हमारी बॉडी में, लेकिन ये इस पर बाइंड नहीं होगा तो एलर्जिक कंडीशन तैयार नहीं होगा। जैसे ही जब एविल इंजेक्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा, कम होने के बाद फिर से जो ये हिस्टामाइन है ये इस पर बाइंड हो जाएगा और एलर्जिक कंडीशन हमें तैयार करेगा। समझ गए? तो एक आध बार ये हो सकता है, लेकिन अगर फिर से एविल इंजेक्शन दिया जाए या किसी पेशेंट पर जब एलर्जी हो जाती है तो एक ही बार जब इंजेक्शन लगते हैं उसी के बाद एलर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन यदि किसी पेशेंट को दूसरी बार एलर्जी हो गई हो तो हो सकता है कि हिस्टामाइन उसके बॉडी में बढ़ा हो तो वो H1 रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा हो। तो दूसरी बार जब इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन दे दिया गया, उसके बाद फिर से ये क्या हो गया, बाइंड हो गया और एलर्जिक कंडीशन कम हो गई। अब यहां पे जो हिस्टामाइन का लेवल बढ़ा है तो इसको घटाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ देते हैं। तो वो एंजाइम है DAO एंजाइम, यानी डाइएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारी ब्लड, हमारा इंटेस्टाइन और किडनी के अंदर जो हिस्टामाइन जो बना है तो उसको तोड़ने का कार्य करती है। तो यानी ब्लड में जो हिस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम इस हिस्टामाइन को तोड़ देती हैं। साथ ही एक और एंजाइम होता है HNMT, हिस्टामाइन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, हमारे लीवर, हमारा ब्रेन और लंग्स और स्किन में जो जो हिस्टामाइन बनता है, जो उसका लेवल बड़ा है तो उन हिस्टामाइन को तोड़ देती हैं और ये दोनों तोड़कर उसे क्या करती हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार जब हम एविल इंजेक्शन देते हैं, एविल इंजेक्शन दिया, इसका जो H1 रिसेप्टर है वो बाइंड हो गया, एलर्जिक कंडीशन कम हो गई। साथ ही जो यहां पर हिस्टामाइन का लेवल बढ़ा था तो वो ये दो एंजाइम उसको तोड़कर हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर कर देती हैं, जिससे पेशेंट की जो एलर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। आशा करता हूं आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सरलता से समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है इसका डोज क्या रहता है, इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। सामान्यतः जो ये फेंड्रामाइन मैलेट इंजेक्शन है ये दो फॉर्म में आती हैं, 2 ml की एम्प्यूल और 10 ml की वाइन। तो जो एम्प्यूल के फॉर्म में होता है उसमें लिखा होगा each ml कंटेंट 22.75 mg फेंड्रामाइन मैलेट, यानी 1 ml में 22.75 mg फेंड्रामाइन मैलेट होता है। और 2 ml में अगर 2 ml की बात करें, पूरी एम्प्यूल की बात करें तो इंटू 2 करेंगे तो 45.5 mg फेंड्रामाइन मैलेट होता है। जो ये इंजेक्शन है इसका डोज अब पेशेंट के वेट, कंडीशन और एज के अनुसार एडजस्ट करके दी जाती हैं। यहां पे मैं इसका आपको सामान्य डोज बता रहा हूं। तो 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो इसका एम्प्यूल है, ये एम्प्यूल 1 ml से 2 ml तक दिया जा सकता है और इस इंजेक्शन को अक्सर IM ही दिया जाता है। और जो एम्प्यूल फॉर्म आता है ये एम्प्यूल फॉर्म IM और IV दोनों लगाए जाते हैं और ज्यादातर इसे IM ही लगाया जाता है। और जब IV लगाते हैं तो इसे स्लो पुश किया जाता है IV में।
आईवी में स्लो लगाया जाता है या कोई अन्य आईवी फ्लूइड में डालकर भी इसे लगाया जा सकता है। और इसकी जो वाइल आती है तो वाइल को 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे या जो एडल्ट होंगे तो उनमें 0.5 से 1 ml लगाया जाता है। और वाइल को हमेशा IM ही लगाया जाता है, ठीक है, वाइल को IV नहीं लगाया जाता है। साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पहले तो इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा आवश्यक है तो उस कंडीशन में इसकी जो सामान्य जो रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 0.5 से लेकर 1 mg पर kg पर डोज। इसके अनुसार ये दवा दी जाती है और डॉक्टर बच्चे की कंडीशन को देखकर एडजस्ट करके देते हैं कि उसको 0.5 देना है या 1 देना है, या इसकी सिवियरिटी के अनुसार इसकी डोज बढ़ भी सकती है। यहां पे जो ये बताया गया है ये सामान्य रिकमेंडेड डोज है, तो 0.5 mg हम उस बच्चे को दे सकते हैं 0.5 से लेकर 1 mg तक। तो माना इसका एग्जाम्पल समझते हैं, माना कोई 20 kg का बच्चा है तो 20 kg के बच्चे को हम कितने mg ये फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसके जो सामान्य डोज है वो है 0.5 से लेकर 1 mg। तो 20 kg के लिए होगा 0.5 इंटू 20, इससे लेकर 1 इंटू 20। तो देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 10 आएगा, यानी 10 mg से लेकर 20 mg तक हम 20 kg के बच्चे को लगा सकते हैं। समझ गए? अब यहां पे समस्या है कि जो ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हमारे पास ml में है और यहां पे हमने mg में बताया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, माना मैं 20 kg के बच्चे को एम्प्यूल दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एम्प्यूल है और मुझे एम्प्यूल देना है, तो किस प्रकार देंगे, कितना ml देंगे? तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, इसकी सामान्य रिकमेंडेड डोज 0.5 माना है, इनटू कितनी ml में घुली मात्रा, एम्प्यूल में अगर आप देखेंगे तो ईच ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 1 ml में और कंटेंट कितना है 22.75। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.5 ml, यानी जो 20 kg का बच्चा है उसे हम 0.5 ml क्या कर सकते हैं, फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसे अक्सर IME लगाया जाता है और IV जब दिया जाए तो IV बिल्कुल स्लो दिया जाता है। तो 0.5 ml लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हैं, तो ज्यादा के लिए 1 mg। तो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज 1 mg इंटू कितनी मात्रा में घुली है 1 ml में, और कितनी मात्रा घुली है 22.75। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.8 ml, यानी हम उस 20 kg के बच्चे को 0.5 ml से लेकर 0.8 ml तक इंजेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, जो ये डोज मैंने बताए हैं ये केवल जानकारी के लिए बनाए गए हैं, वीडियो को देखकर खुद से इंजेक्शन का प्रयोग न करें, दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। तो ये असामान्य जानकारी थी फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन के बारे में। अगर जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।